हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस, और समझते हैं मैट्रिसेस क्या है। और अगर हम बात करें सिलेबस की, तो यार ये मतलब सिलेबस के अंदर अगर बात करें तो ये चैप्टर आसान की कैटेगरी में मैं डालूंगा। इसमें मतलब इतना हार्ड नहीं है कि कोई चीज़ बिल्कुल समझ में ना आए या फिर बहुत हार्ड लगे। जैसे आपने देखा होगा रिलेशन फंक्शन में, उसमें फिर भी वो देखने में प्रॉब्लम आती है कभी कभी ट्रांसटिव में, ठीक है, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा करती हैं। तो मैट्रिसेस चैप्टर में ऐसा प्रॉब्लम करने वाला ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत इजीली ये चैप्टर हो जाएगा। और मैं ये कहूँगा फर्स्ट बुक में आपको, अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर की, सेकंड चैप्टर में डिलीटेड काफ़ी चीज़ें हो गई, तो अब उसको तो हम बात बोल सकते हैं कि वो अब ईजी हो गया है, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है अगर आप सही से उस चैप्टर को कवर करते हैं। लेकिन मैट्रिसेस चैप्टर आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं मैट्रिसेस आखिरकार होता कैसे, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, आप सब लोग आई होप एक्सेल सीट सब लोग यूज करते होंगे। एक्सेल सीट मतलब जो वर्ड फाइल होती है ना, उसी का अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का देखोगे कि एक्सेल सीट होती है, जैसे आपने देखा भी होगा, ऐसी वर्टिकल लाइन बनी होती है और ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत सारी बनी होती है, आपने देखा होगा। अब आपको कुछ कुछ रिकॉल हो रहा होगा, स्कूल में आपके मार्क्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे मान लो एक रोहन बच्चा है, एक मोहित बच्चा है, ठीक है, और ऐसे बच्चे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनके मार्क्स लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऊपर एक बना दिया लाइन, इसमें मैथ्स के मार्क्स, फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स। अब इधर लिख दिए 12, इधर 13, इधर 2, और 2 कुछ ज़्यादा कम हो गया, ठीक है, चलो इसका वो 12 दे देते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में भी यहाँ पे मान लो 15, यहाँ पे 17, यहाँ पे 20। तो इस तरीके से आपने देखा होगा डेटा। तो आपको दिख रहा है कि अब होता ये है कि अब ऐसे एक दो स्टूडेंट तो होते नहीं है, कुछ कुछ स्कूल बहुत बड़े होते हैं, उनमें बहुत सारे बच्चे होते हैं। चलो बच्चों को छोड़ो, स्कूल में कोई कोई कंपनी इतनी बड़ी होती है जिसमें 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं, उनकी सैलरी का डेटा मेंटेन करना है। अब मान लो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारी सैलरीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब किसी को ऐड करना है सारी चीज़ों को, ठीक है, तो अब ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना बहुत सारे डेटा को। तो कोई एक ऐसी फाइल हो या ऐसा सिस्टम हो जिसमें हम चीज़ों को एक साथ कर पाएँ, ठीक है। तो उसी के लिए मैट्रिक्स क्या है, काफ़ी अहम रोल करता है। मैट्रिक्स के ऑपरेशन लगा के ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो आपने देखा ना कि नंबर्स कुछ इस तरीके से लिखे रहते हैं, जैसे अभी मैंने लिखा था 12, 3, 12, ऐसे कुछ लिखे थे नंबर्स, ऐसे मैं लिख लेता हूँ। तो ऐसे कुछ नंबर्स मैंने लिख दिए। अब ये समझ लो कि एक्सेल सीट टाइप का ये कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है। अब मैंने कुछ ऐसे नंबर्स लिख दिए, ठीक है, और इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, इसी को बोल दिया मैट्रिक्स है। ओह, ये आप कहोगे मैट्रिक्स कैसे? तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन यहां से निकल के ये आती है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स, ये इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, ये जो इतने एलिमेंट्स है ना, इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम। अब आपके लिए रो एंड कॉलम अलग चीज, ये डिफरेंट चीज आएगी, इज कॉल्ड मैट्रिक्स, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अभी आपको समझाता हूं ये रो और कॉलम क्या है। होता ये कि जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो आप देख पा रहे हो ये एलिमेंट जो है दो तरीके से देखे जा सकते हैं, एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल वाले को रो बोलते हैं, तो ये पहला रो है, पहली लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो इसको R1 बोलते हैं। सेकेंड वाली लाइन को हम R2, और ये थर्ड हॉरिजॉन्टल को हम थर्ड रो बोलते हैं। ऐसी वर्टिकल वाले को हम कॉलम बोलते हैं। तो दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी कि अब क्या हुआ, अब देखो, अब समझ में आएगा। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब यही नंबर 12 है, 3 है, 12 है, ऐसे नंबर्स इन रो एंड कॉलम, ये रो और कॉलम में व्यवस्थित होते हैं, इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक बॉक्स के अंदर, इसको रेक्टेंगुलर एरे भी बोल देते हैं, और इसमें और ऐड करना चाहो इन रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और इधर अभी आप कांस्टेंट नंबर देख रहे हो, और आपका काम तो कांस्टेंट नंबर से ही हो जाएगा। इधर फंक्शन भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इस ऐसी मैंने बॉक्स बना दिया और यहाँ पे लिख दिया sin x 2 3, यहाँ पे लिख दिया cos x, मतलब फंक्शन भी हो सकता है। तो ये नहीं सोचना है कि हमेशा यहाँ कांस्टेंट नंबर होंगे, कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट में कुछ भी हो सकता है। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पे अगर हम बुक की बात करें तो बुक में ऐसा लिख रहता है, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, मतलब नंबर हो सकते हैं या फंक्शंस हो सकता है। जैसे मैंने बताया ना कि नंबर और फंक्शंस हो सकता है। द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट,
जो नंबर थे ना, जैसे मैंने लिखे थे, जैसे यहाँ पे लिखा था मैंने 12 और 2 और ये 12, तो ये जो नंबर है ना, इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स में जो एंट्रीज हो रही ना वो बोलते हैं। तो ये बहुत बेसिक सी चीज होगी, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा जो समझ लेते हैं वो एलिमेंट के बारे में समझ लेते हैं। जैसे क्या कि मैंने बोला ये मैट्रिक्स है, अच्छा रेक्टेंगुलर वर्ड क्यों यूज हो रहा है। अब आप कहोगे सर यहां तो आपने जो लिया था 3 रो थे लास्ट में, जैसे मैं एलिमेंट कुछ ले लेता हूं, चलो 3 4 2 1 2 7 1 3 5, तो यहां तो सर स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, 3 रो है 3 कॉलम है, तो ये रेक्टेंगुलर क्या है। देखो रेक्टेंगुलर को अगर हम ध्यान से देखें तो अगर L बराबर B कर दें तो क्या बन जाता है, वो स्क्वायर। तो कहने के लिए रेक्टेंगल है, अगर L इक्वल टू B हो गया तो वो स्क्वायर है, लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाने के लिए हम रेक्टेंगल यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा अब हमें जो समझना है वो एलिमेंट के बारे में थोड़ा और समझना है। ये जो एलिमेंट है ना, इनको हम क्या लिखते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ लेते हैं। यहां पे जो पहला एलिमेंट होता है इसको हम बोलते हैं A11, मतलब इसको रिप्रेजेंटेशन जो है एलिमेंट को लिखने का वो A11 क्यों है, क्योंकि ये पहला रो है और पहला कॉलम है, दिस इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पहला रो है दूसरा कॉलम है, तो इसको बोलेंगे A12। तो मैट्रिक्स की एंट्री जो है वो कुछ इस तरीके से होती है, ये फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम तो ये A13, ये क्या हो जाएगा सेकेंड रो है फर्स्ट कॉलम है तो A21, फिर आप समझ गए होगे ये 22 हो जाएगा, फिर ये A23 हो जाएगा, फिर ये थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम है तो ये A31, फिर ये A32 और फिर लास्ट में A33। इस तरीके से हम मैट्रिक्स की एंट्रीज कर देते हैं, यानी कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरीके से आपने एंट्री कर दी और इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो ये इनके एलिमेंट है। आई होप आपको एलिमेंट लिखना समझ में आ गया हो, ठीक है। कैसे लिखते हैं फिर सुनो, अगर मैं तुमसे रैंडमली कोई पूछ ले चलो A32 बताओ, तो कैसे देखोगे, आप देखोगे थर्ड रो है सेकंड कॉलम है, तो थर्ड रो थर्ड हॉरिजॉन्टल ऐसे बना लिया करो, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट आ गया जिसपे क्रॉस है, 3 वाला, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। फिर आता है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। भैया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता सिंपली m इंटू n, यानी किसी मैट्रिक्स में, अच्छा m क्या है, तो m को समझ लो ये रो है और n को समझ लो ये कॉलम है, m को समझ लो रो है, n को समझ लो कॉलम है। तो अब अगर मैं मान लो एक मैट्रिक्स बना दूं 3 2 1 5 3 7 और पूछूं इसका ऑर्डर क्या है, तो आप क्या देखोगे, इसमें रो कितने हैं, तो हॉरिजॉन्टल कितने 1 2, तो 2 इंटू कॉलम कितने 1 2 3, 3 वर्टिकल लाइन है 2 इंटू 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 इंटू 3, यानी पहले रो लिखना होता है मल्टीप्लाई फिर कॉलम, ठीक है। अगर कोई तुमसे किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ ले, क्या पूछ ले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ ले, ठीक है, तो वो हो जाता है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 3 करोगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि जो भी आपने, अच्छा एक बात ध्यान ना, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा है तो 2 इंटू 3 लिखना है, ज्यादा महान मत बनना कहना सर हमें तो पता है 2 इंटू 3 6 होता है, तो 6 तो नंबर ऑफ एलिमेंट है, ऑर्डर तो 2 इंटू 3 रहेगा, ठीक है, तो रो इंटू कॉलम। अच्छा एक्सरसाइज करने से पहले मैं वो बेसिक बता रहा हूँ जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, बाकी तो हम फटाफट क्वेश्चंस कर ही लेंगे पहली एक्सरसाइज के, और हमारे इस लेक्चर का टारगेट है फर्स्ट एक्सरसाइज का। तो जल्दी से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं कि कितने टाइप से मैट्रिक्स डिफाइंड है। तो पहला टाइप है रो मैट्रिक्स, पहला टाइप है, अच्छा इसमें कॉलम लिखा है, रो भी बोल सकते कोई दिक्कत नहीं है। पहला टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स उसको बोला गया जिसमें एक कॉलम हो, मतलब जैसे मैंने मैट्रिक्स लिया 1 2 7 लिख दिया, तो इसमें कितने कॉलम है, एक, 1 वर्टिकल लाइन, देखो वर्टिकल वाले को कॉलम बोला जाता है, तो एक ही वर्टिकल लाइन है तो एक ही कॉलम है। अच्छा रो कितने भी हो सकते हैं, रो कितने इसमें 1 2 3, चाहो तो मैं ऐसा बना लो 1 2 5 7, इसमें कितने रो हैं 1 2 3 4, 4 रो हैं एक ही कॉलम है, कॉलम एक होगा, रो कितने भी हो सकते हैं, रो कम भी हो सकते हैं, मान लो 3 5, 2 ही रो हैं इसमें, लेकिन कॉलम क्या है एक, समझ में आ गया, ठीक है। तो मतलब कॉलम मैट्रिक्स सिंपली क्या है, एक कॉलम रो कितने भी। रो मैट्रिक्स कॉलम को उल्टा हो जाएगा, रो मैट्रिक्स में एक रो होगी कॉलम कितने भी हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने 1 2 3 लिख दिया, या मैंने 1 7 लिख लिया,
तो एक ही रो है लेकिन कॉलम अलग अलग हैं। जैसे इसमें 3 कॉलम है, 1 2 3, इस वाले में 2 हैं, 1 2, ठीक है। तो ये हमारा रो हो गया। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं। जैसे कि मैंने मतलब 2 × 2 की एक मैट्रिक्स लिख ली, 1 3 5 7। इसमें कितनी रो हैं? 1 2, कॉलम कितने हैं? 1 2। तो इसको ऐसे लिख देते हैं 2 × 2, ठीक है, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 2। तो जब रो और कॉलम बराबर होता है तो इस मैट्रिक्स को आप बोल सकते हो कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप इस मैट्रिक्स को नहीं बोल सकते, जैसे मैंने ऐसा लिख दिया 1 5 6, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें रो कितने हैं? 1 2, रो कितना है? 1, और कॉलम कितना है? 1 2 3 3। तो ये बराबर नहीं है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। समझ में आ गया? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट तो कुछ होगा, बाकी सब जीरो होगा। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स लिखी है, तो इसमें डायगोनल में तो एलिमेंट है, बाकी सब जीरो है। ये डायगोनल एलिमेंट है लेकिन बाकी सब जीरो है। समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स। देखो एक एक करके आ रहा है, पहले आया स्क्वायर, फिर आया डायगोनल, फिर आ रहा स्केलर। इसमें भी डायगोनल एलिमेंट ही होंगे, बाकी सब जीरो होंगे। तो आप कहोगे सर ये तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। बिल्कुल है, लेकिन इसमें एक और चीज ऐड हो गई है कि डायगोनल एलिमेंट सारे सेम है। देखो डायगोनल एलिमेंट सारे सेम है, समझ रहे हो? तो इसको बोलते थे स्केलर। तो ये डिफरेंस हो गया तुम्हारा डायगोनल में और स्केलर में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? अगेन डायगोनल एलिमेंट तुम्हारे हैं कुछ कुछ और बाकी सब जीरो है, बाकी सब देखो जीरो है। अब इसमें और पिछले वाले में क्या फर्क है? इसमें तुम्हारा डायगोनल एलिमेंट सेम होता था, √3 √3 √3, 5 5 5 हो सकता है। लेकिन यहां पे एक पर्टिकुलर चीज अगर आ जाए 1 1 1, क्या आ जाए? 1 1 1, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? तो देखो ध्यान से समझना, पहले आया स्क्वायर, रो और कॉलम बराबर, फिर डायगोनल। डायगोनल में डायगोनल एलिमेंट कुछ होगा, ठीक है, चाहे वो 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7। फिर आया तुम्हारा स्केलर। स्केलर में क्या हुआ? डायगोनल एलिमेंट सेम हुए, लेकिन सेम में भी अगर पर्टिकुलर 1 हो जाए तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, और उसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई से। जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और लिखा भी है देखो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, यानी इसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। देख पा रहे हो, सब जीरो है, जीरो, सारे जीरो होते हैं, और इसको हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे टाइप्स थे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेना ये टाइप्स, किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे एक्सरसाइज के। तो लिखा है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मैट्रिक्स है, तो बोला है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? देख लो कितने रो हैं कितने कॉलम है। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा हो जाएगा, देखो 1 2 3, 3 तो रो हैं, मल्टीप्लाई कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 × 4। सेकेंड में बोला गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ। तो 3 × 4 कितना होता है? 12। 12 कर दो, या काउंट भी कर सकते हो, तब भी 12 आएगा। अब थर्ड पार्ट में कुछ एलिमेंट्स की वैल्यू पूछ रहा है। पहले पूछ रहा है A13 बताओ, 13। देखो 13 का मतलब समझ रहे हो? पहला रो है, तीसरा कॉलम है, पहला रो तीसरा कॉलम 1 2 3, पहला रो 1 2 3, तीसरा कॉलम कितना है? 19। फिर क्या पूछ रहा है? A21। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये, तो 35 आ जाएगा। फिर क्या है? A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 2 3, थर्ड रो ये हो गई, कॉलम क्या है? 1 2 3, तो ये आ गया -5। ठीक है, फिर क्या है? A24 निकालना है हम लोगों को। A24 कितना होगा? सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 1 2 3 4, तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो और 1 2 3, 5/2। समझ में आ गया? इस तरीके से तुम्हारे सारे आंसर निकल आए और हमने बड़े आराम से प्यार से क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन ऐसे ही था। नेक्स्ट है, एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? मतलब 24 एलिमेंट्स है किसी मैट्रिक्स में,
तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, 24 एलिमेंट्स हैं और ऑर्डर क्या होता है, 2 नंबर का मल्टीप्लाई जिसमें एक रो होता है और एक कॉलम होता है। तो आप ये देख लो कि हम 24 को कैसे 2 नंबर का मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। तो वही ऑर्डर हो जाएगा। तो एक हम लिख दिया 1 इंटू 24, इसका रिवर्स भी हो सकता है 24 इंटू 1, ठीक है। तो 2 हो गए, चलो इधर ही लिख लेते हैं 24 इंटू 1 ऐसे लिख लिया। फिर क्या हो सकता है 2 इंटू 12 हो सकता है, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई भी 24 आएगा। अब इसका रिवर्स लिख लो 12 इंटू 2 कर लो। अच्छा ये दोनों अलग अलग हैं, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें एक रो है 24 कॉलम है, क्योंकि पहला रो होता है दूसरा कॉलम। इसमें ये रो है और ये कॉलम, इसमें उल्टा हो गया 24 रो है एक कॉलम है। तो ये मत सुनो सर ये तो सेम है, सेम नहीं अलग अलग है, ठीक है। फिर 3 इंटू 8 ले सकते हो, तो 8 इंटू 3 हो सकता है। फिर क्या ले सकते हो 4 इंटू 6 लिख सकते हो, 6 इंटू 4 हो सकता है। तो सारे हो गए, देखो हमने पहले 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4 ले लिया। अब जैसे ही 6 लोगे तो 6 का तो ऑलरेडी 6 का 6 इंटू 4 है ही, तो इसके बाद कुछ नहीं होगा, यही हमारे लास्ट थे। समझ में, सारे ऑर्डर पेयर इसने कवर कर लिए हैं, इसके अलावा कुछ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 8 आ ही चुका है ऑलरेडी ये, तो अब कुछ नहीं आ सकता है, सारे हो गए। इसमें एक और पार्ट है, अगर 13 एलिमेंट्स हो तो क्या हो सकता है। तो 13 में तो बहुत सिंपल है, 1 इंटू 13 होगा या फिर 13 इंटू 1 होगा। समझ रहे हो, 1 इंटू 13 हो गया, 13 इंटू 1 होगा। इसमें तो सोच ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अब ऐसी मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो 3 में है हमारे पास, बोला एक मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। तो 18 में क्या हो जाएगा 1 इंटू 18 हो जाएगा, तो 18 इंटू 1। 2 इंटू 9 हो जाएगा, तो 9 इंटू 2 हो जाएगा। 3 इंटू 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू 3 हो जाएगा। और कुछ होगा क्या, अब 3 हो ही चुका है, 4 ले नहीं सकते हो क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई कभी 18 देगा नहीं। 5 नहीं ले सकते, 6 हो ही गया। 7 नहीं ले सकते हो, 8 नहीं ले सकते हो, 10 के बाद तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अब आगे कुछ होगा नहीं, बस यही ऑर्डर पेयर हमारे मिलेंगे हमें, ठीक है। 5 के साथ क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, इस तरीके से सेकेंड पार्ट के ऑर्डर पेयर निकला है हमारे सारे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में बोला गया है आप 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो और कैपिटल ए इक्वल टू एक ब्रैकेट लगा रखा है ए आई जे। ए आई जे का मतलब होता है एलिमेंट की बात कर रहा है। जैसे मैं बोल रहा था ना कि पहले एलिमेंट को जैसे हम मैट्रिक्स कोई भी लिखते हैं, अब जैसे हमें 2 क्रॉस 2 लिखना है, तो 2 क्रॉस 2 का मतलब है 4 एलिमेंट होंगे जिसमें 2 रो होंगे, 2 कॉलम होंगे, 2 हॉरिजॉन्टल होंगे और 2 वर्टिकल होंगे। यानी A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा और A22 होगा। यही तो बोला गया इस क्वेश्चन में, A11 होगा, A12, A21, A22। तो इसी को अब ये शॉर्ट, अब देखो इसको शॉर्ट में लिखना है तो ऐसे लिख देते हैं AIJ। I मतलब रो और J मतलब कॉलम। तो I और J को तुम पुट करोगे, जैसे मैंने I को 1 रख दिया और J को 1 रख दिया, तो मुझे क्या मिल गया A11, यानी ये वाला एलिमेंट। तो शॉर्ट में हम AIJ लिख देते हैं, ठीक है। अब तुम्हें तो हर पार्ट के लिए, जैसे 3 पार्ट है इसमें, ये इन तीनों पार्ट के लिए तुम्हें क्या करना है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। मैं पहले पार्ट पे फोकस करता हूं, जिसमें मेरे पास AIJ दे रखा है, क्या I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन में 2 है, अपॉन में क्या है 2, और मुझे ये सॉल्व करना है। तो आप मुझे बताओ अगर ये AIJ है और जो I प्लस J का होल स्क्वायर है, फर्स्ट पार्ट में I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब तुम्हें अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी तो तुम्हें तो ये एलिमेंट चाहिए ना, A11, A12, A21, A22, तुम्हें तो ये एलिमेंट चाहिए। तो क्या करोगे, तो I को 1 रख दो। देखो अगर A11 चाहिए तो I को 1 रख दो और J को 1 रख दो, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या ये 2 आ गया। तो ऐसी A12 की बात करें, A12 चाहिए तो 1 प्लस 2 रख दो अपॉन 2, तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 आ गया। फिर A21 की बात करेंगे, 21 है ना, तो I को 2 रख दो और J को 1 रख दो, तो ये भी 9 अपॉन 2 आ जाएगा। और A22 की बात करें तो I को 2 और J को भी 2, तो 2 प्लस 2 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर है। 2 प्लस 2 4, 4 अपॉन
4 का स्क्वायर 16/2 8 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा जो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स क्या बन गया, ये बन जाएगा 2, पहला एलिमेंट आया 2, फिर आया 9/2, यहाँ 9/2 और ये 8। समझ में आया क्या, सबको समझ में आ गया, चेक कर लो। तो ये पहला पार्ट हमने कर लिया बड़े आराम से। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं, नोट कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है। चलो अब इसको मैं रेज कर रहा हूँ। अब मुझे सेकंड पार्ट में AIJ बदल दिया, सेकंड पार्ट में मेरे लिए AIJ हो गया है, AIJ मेरे लिए हो गया क्या, I/J, ठीक है, I/J हो गया। तो मुझे चाहिए यही सब है, A11 A12 यही सब। तो A11 क्या हो जाएगा 1/1, तो 1 आ गया। A12 क्या चाहिए, A12 चाहिए ना, तो I देखो ये I है और ये J है, IJ, तो 1/2। A21 क्या आ जाएगा 2/1 से 2, A22 क्या आ जाएगा 2/2 से 1। तो पुट कर दो यहाँ पे, तो पहला एलिमेंट 1, फिर 1/2, फिर 2 और फिर ये 1। समझ में आ गया, क्लियर है बढ़िया से। चलो अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारा जो AIJ है वो क्या है, थर्ड पार्ट में हमारा AIJ है 1I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा AIJ। तो इसमें भी हम I को 1 और J को 1 रख लेते हैं पहले, तो A11 आ जाएगा, तो कितना आएगा 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यही आएगा। तो 1 और ये तो 2 आएगा, यानी 3 हो गया, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 कितना आ जाएगा 9/2। फिर A12 क्या निकालना है, A12 निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2। फिर A21 तो यहाँ 2 रख दो, 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 × 2 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2। तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, कितना आएगा 18, नहीं मैंने एक मिनट ये 2 रख दिया ना, इधर भी 2 इधर भी, इधर 1 रखना है। तो ये है ना 2 1, तो ये 2 है ये 1 है ना, तो ये 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 कितना आएगा 8 आ जाएगा। और A22 आएगा जो मैंने पहले लिखा था, A22 2 रखोगे तो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2 कितना आ जाएगा 18। अब यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर लो, तो थर्ड पार्ट भी हमारा आ जाएगा कितना 9/2, 25/2, ये हमारा 8 और वो कितना 18। समझ में आया। तो इस तरीके से हमने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर ली 2 क्रॉस 2 की, ठीक है। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, बोला 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो। कितने की 3 क्रॉस 4 की, यानी 3 रो हैं और 4 कॉलम है। तो देखो पहले बना लेते हैं 3 रो 4 कॉलम की मैट्रिक्स। तो A11 होगा पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम, क्योंकि 4 कॉलम लेने हैं। देखो 3 रो है 4 कॉलम है, तो पहले रो से 1 से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये तो फिक्स रहेगा 1 1 1 1, लेकिन कॉलम बदल रहा है 1 फिर 2 फिर 3 4। फिर सेकेंड रो आ जाएगा, तो A21 A22 A23 A24, फिर हो जाएगा A31 A32 A33 A34, इस तरीके से समझ रहे हो। इस तरीके से हमने सारे एलिमेंट लिख लिए, A11 A12 A13 A14, फिर A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, सारे एलिमेंट लिख डालें। अब मुझे क्या चाहिए, देखो ये सारे एलिमेंट चाहिए अगर आंसर निकालना। तो पहले वाले पार्ट में हमारे पास AIJ की जो वैल्यू है वो है 1/2, ये मॉड है, मॉड जानते हो, मतलब अंदर वाला पार्ट अगर नेगेटिव भी हुआ तब भी हम पॉजिटिव ही लेंगे। अगर बाई चांस अगर अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव आई तो -2 का मॉड भी क्या होता है +2 होता है। तो ये चीज़ नहीं पता हो तो मैंने बता दी ये है। तो चलो अब टारगेट करते हैं, ये सारे एलिमेंट निकालते हैं एक एक करके। तो अगर मैं A11 निकालूं इसमें तो कितना आएगा, देखो 1/2 मॉड -3 × 1 + 1, तो 1/2 मॉड -3 + 1, ये तो -3 हो जाएगा ना,
-3 + 1 -2, तो -2। अब -2 का मॉड क्या हो जाएगा 2, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 1, तो A11 ये आ गया। फिर क्या निकालना है A12, तो 1/2 -3 × 1, और इस बार J हमारा कितना है 2 है, तो 1/2 -3 + 2 -1 आ जाएगा, तो ये 1/2 आ गया। फिर आ जाओ A किस पे, फिर क्या निकालना है A13, तो 13, तो 1/2 -3 × 1 + 3, तो 1/2 -3 + 0, ये तो 0 ही हो गया, तो 0 आ जाएगा ये। फिर आ जाते हैं A14 पे, तो 1/2 मॉड 14, यानी I को 1 रखना है, J को 4, तो -3 × 1 + 4, तो 1/2 मॉड -3 + 4 कितना होता है 1, तो ये 1/2 आ गया। तो हमने पहली रो के सारे एलिमेंट निकाल लिए हैं। अब आ जाते हैं सेकेंड रो पे। अब सेकेंड रो A21 निकालते हैं, A21, तो 1/2 मॉड I को 2 रख दो, तो -3 × 2 + 1, तो -6 + 1 -5 आएगा, लेकिन मॉड के अंदर तो वो प्लस ही हो जाएगा, यानी प्लस का 5/2। फिर हम लोग और सारे एलिमेंट निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे लिए स्पेस कम पड़ रहा है, तो हम लोग चलते हैं एक काम करता हूँ, ये तो इधर मैं एलिमेंट लिख लेता हूँ और एक बार मैं वेरीफाई कर लूँ हमारे सारे एलिमेंट ठीक आए हैं क्या। तो 1/2 1, 1/2 0, 1/2 नहीं 1/2 0, 1/2 और फिर 5/2, ठीक है, सारे एलिमेंट हमारे सही चल रहे हैं। तो इधर एक काम करता हूँ, मैं लिख भी लेता हूँ 4 एलिमेंट और फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा और फिर आगे के एलिमेंट हम निकालेंगे। तो A11 हमारा आया 1, फिर हमारा है 1/2, फिर है 0, फिर है 1/2, ऐसे ही था ना, और फिर हमारा इधर आया है पहला एलिमेंट 5/2। अब ये बाकी के निकालने, तो अब मैं इसको इरेज कर लेता हूं और फिर एक एक करके फिर से एलिमेंट निकालते हैं। तो देखो अब क्या निकालना है हम लोगों को, अब हमें ये वाला एलिमेंट निकालना नहीं A22, तो A22 हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है A22, तो चलिए निकालते हैं A22। तो 1/2 मॉड में -3 × 2 + 2 कितना आ जाएगा, ये 1/2 मॉड में ये -3 × 2 क्या होगा -6 + 2, तो 1/2 -6 + 2 हो जाएगा कितना -4, तो -4 का तो मॉड 4 आ जाएगा, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये वाला एलिमेंट जो है वो कितना आ गया 2 आ गया। चलो फिर क्या निकालना, देखो A23 निकालना, 23, तो A23 फाइंड आउट करते हैं। तो 1/2 -3 × 2 + 3, तो ये आ जाएगा 1/2 -3 × 2 6 हो गया, 6 + 3, तो ये 1/2 मॉड में -3 आएगा, फाइनली वो प्लस हो गया, प्लस का 3/2 आ जाएगा। तो ये वाला एलिमेंट आ गया 3/2। फिर हमें निकालना क्या 2 3 आ गया, 2 4 निकालना है A24, तो 1/2 मॉड में -3 × 2 प्लस का 4 हो गया, तो 1/2 -6 + 4 माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा, फिर ये फाइनली कितना आ जाएगा 1, तो ये वाला एलिमेंट 1 आ गया। अब मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ, और फिर हम लोग ये 4 एलिमेंट और निकालते हैं, फिर हम इधर लिख देंगे, हमारी 3x4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब चलो हम किसको फाइंड कर रहे हैं, फिर हमें फाइंड करना है A31 को, A31 को फाइंड करते हैं। 1/2 मॉड में -3 × 3 प्लस का 1, तो 1/2 मॉड में -9 प्लस का 1, तो 1/2 मॉड में माइनस का 8, तो 1/2 × 8 क्या ये 4 आ जाएगा, कितना आ गया ये 4 आ गया, तो 8/2 से आ गया 4। A32 कितना आ जाएगा 1/2 माइनस का 3 × ये 3 और ये प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा 1/2 माइनस का 9 + 2, तो क्या आ जाएगा ये 1/2 माइनस का 7, तो ये 7/2 आ जाएगा। फिर A33 निकाल लो इसी तरीके से, 1/2 माइनस का 3 × 3 प्लस का 3,
1/2 माइनस का 9 + 3, अब तो आप लोग खुद ही से करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, -6 आएगा, यानी 3 आ जाएगा, ठीक है। चेक करते रहो। तो हमारा ये एलिमेंट आ गया 4, ये 7/2 और ये 3। बस अब लास्ट एलिमेंट और निकाल लेते हैं, ए कौन सा, A34 बस। तो A34 देख लेते हैं कितना आएगा, 1/2 -3 × 3 प्लस का 4, तो माइनस का 9 प्लस का 4, -5 आएगा, वो प्लस ही 5 हो जाएगा, यानी 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/2। तो इस तरीके से ये सारे हमारे ऑर्डर पेयर की हेल्प से एलिमेंट सारे निकल आए हैं। तो यही काम आपको सेकेंड पार्ट में करना है, ठीक है। ये ऐसे सारे एलिमेंट निकालने होंगे सेकेंड पार्ट में। तो चलो कर लेते हैं सेकेंड पार्ट, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप खुद से करें और सीधा आंसर मैच करें, ठीक है। तो भाई देखो सेकेंड पार्ट में हम अब तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें सिंपल है। Aij दे रखा है 2i माइनस का j, ठीक है। तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी होगा। पहला एलिमेंट क्या है, A11, तो 2 × 1 माइनस का 1, तो 2 - 1 कितना हो गया 1। A12 कितना आ जाएगा, 2 × 1 माइनस का 2, 2 - 2 0। अच्छा ये ध्यान रखना, पहले मल्टीप्लाई होता है फिर सबस्ट्रैक्ट होगा, पता चले कुछ लोग पहले ये कर लें, जैसे इसमें 1 - 1 0 कर दिया पता चले, ठीक है, ऐसे मत करना। फिर A13, तो 2 × 1 माइनस का 3, तो ये -1 आएगा। A14, तो 2 × 1 माइनस का 4, तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट आगे लिख लूँ जरा, इनके सब इनको लिख लेते हैं। 1, ये 1 आया, फिर 0 आया, फिर -1 आया, फिर 2 आया माइनस का। अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ और फिर हम ये रो के और इस रो के एलिमेंट निकाल लेते हैं। तो A22 पेपर में सारा फेयर वर्क ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको आगे लिखते जाना, मैं तो अभी इरेज कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको फेयर में ही लिखना है। पेपर में सीधा ये आंसर लिख के मत आ जाना, पेपर में जो निकाल रहे हो वो लिखना है, वो फेयर वर्क है। चलो A21 के नेक्स्ट एलिमेंट क्या देखो, A21 है, A21, तो 2 × 2 माइनस का 1 3 आ जाएगा। A22 2 × 2 माइनस का 2 2 आ जाएगा। A23 2 × 2 माइनस का 3 4 - 3 1। A24 तो 2 × 2 माइनस का 4, ये 0 आ जाएगा। 3 2 1 0 क्या आ गया, 3 2 1 0, 3 2 1 0 आ गया, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, इस वाली रो के निकाल लेते हैं। A31 A32 A33 A34, ठीक है। तो A31 तो 2 × 3 माइनस का 1 यानी 5 आएगा। 2 × 3 माइनस का 2 4 आएगा। 2 × 3 माइनस का 3 3 2 जा 6 6 - 3 3 आ जाएगा। 2 × 3 माइनस का 4 ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5 4 3 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे एलिमेंट निकाल दिए। ये हमारी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई जिसका रो 3 है और कॉलम 4 है, यानी ऑर्डर इसका क्या है 3 × 4। क्लियर। चलो अगर वीडियो यहाँ तक आपको बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, क्योंकि आपकी लाइक से, आपके कमेंट से, और आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो उससे पता लगता है कि यार आपके लिए अच्छा कंटेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, फीडबैक मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। और यहाँ पे क्या है, सिंपल दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखा, बीच में इक्वल का साइन है, तो ये दो इक्वल मैट्रिक्स हैं, और इक्वल में क्या होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर देते हैं। यानी कि ये पहला एलिमेंट है, यहाँ पे पहला एलिमेंट y है, तो y = 4 हो गया, काम खत्म। यहाँ पे अगर ये एलिमेंट बोलूं तो ये सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, और ये सेकेंड रो है फर्स्ट कॉलम, तो ये 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, खेल खत्म। और इधर 3 है, इधर z है, तो z = 3। मतलब आपको जिस पोजीशन पे जो नंबर है उसको कंपेयर करना होता है, सिंपल। तो ये तो सीधा हो गया डायरेक्ट ही, तो पहला पार्ट तो खत्म। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में देखो इस जगह पे लिखा है x + y किसके बराबर है 6 के, तो x + y हो गया 6। और इधर लिखा है xy इधर लिखा है 8, तो ये xy 8 हो गया। तो यहां से तुम्हें x और y की वैल्यू मिलेगी। z तुम्हारा डायरेक्ट आ जाएगा, कैसे 5 + z, ये इधर लिखा है तो इधर 5 लिखा है, तो 5 + z बराबर 0, सॉरी 5 + z बराबर 5, तो z = हो जाएगा 5 - 5 यानी 0 आ जाएगा। तो z तो इस केस में 0 आ गया, z क्या आ गया 0। अब तुम्हें यहाँ पे एक्स वाई पे काम करना है, कैसे करोगे, अगर ये फर्स्ट कंडीशन है तो y यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/x। अब इस y की वैल्यू को यहाँ पुट करके क्वाड्रेटिक बना के दो वैल्यूज निकाल लेते हैं।
तो x प्लस वाई की वैल्यू 8/x रख दी इक्वल टू 6। यहाँ पे x एलसीएम लेंगे तो ये x इधर आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 8 इज इक्वल टू x 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 6x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6x। अब इस 6x को LHS में कर दो तो x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखो मैंने क्या करा, इस x को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो x स्क्वायर प्लस 8 आ गया 6x के बराबर। 6x को मैंने LHS में करा तो x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 बराबर 0। अब कर लो मिडिल टर्म स्प्लिट, 8 को फैक्टराइज कर लो 4 इंटू 2 में, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस 8 बराबर 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 4, इन दोनों में -2 कॉमन लिया तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 4 और इस ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 कर दो और एक बार इसको 0 कर दो, यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो अगर मैंने x माइनस 4 को 0 कर दिया तो x किसके बराबर आ जाएगा? 4 के। और एक बार मैंने x माइनस 2 को 0 कर दिया तो x आ गया 2 के बराबर। तो एक आ गया x 4, x आ गया 2। तो अगर x 4 है जिस केस में तो y कितना आएगा? y हमारा 8/x है तो 8/4 यानी ये 2 आ जाएगा। और जिस केस में x 2 है उस केस में हमारा y जो है वो 4 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर x 4 है तो y 2, x 2 है तो y 4 और z तो हमारा 0 पहले आ ही गया था। तो इस तरीके से x y z की वैल्यू हमारे पास आ गई। समझ में आया सबको? क्लियर है? करें अब थर्ड क्वेश्चन। चलो थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड में अगर हम देखें यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें तो पहली इक्वेशन देखो, पहला एलिमेंट यहाँ पे 9 है तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा? 9। x प्लस वाई प्लस जेड हो गया 9 के बराबर। फिर हमारा x प्लस जेड किसके बराबर है? 5 के, तो x प्लस जेड कर देंगे 5 के इक्वल। फिर y प्लस जेड किसके इक्वल है? 7 के, तो y प्लस जेड कर देंगे हम 7 के इक्वल। तो इस तरीके से ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे होगा? देखो x प्लस वाई प्लस जेड अगर मेरे पास 9 है और y प्लस जेड की वैल्यू अगर 7 है तो x प्लस वाई प्लस जेड को 7 लिख दो तो x कितना आ जाएगा? 9 माइनस का 7, क्या वो 2 आ जाएगा? यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, आया समझ में? अगर x 2 आ गया तो z भी आ जाएगा। कैसे? x प्लस जेड है 5 के बराबर, सिंस x प्लस जेड है हमारा 5 के इक्वल। x को अगर 2 रख देते हैं तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z आ जाएगा 5 माइनस का 2 यानी 3 के बराबर। तो z भी मिल गया भाई, 3 के बराबर आ गया। अब क्या बचा? x निकल गया, z y बचा। तो y प्लस जेड है 7 के बराबर, y प्लस जेड है 7 के बराबर। तो z की अगर 3 पुट कर दी जाए तो y भी आ जाएगा 7 माइनस 3, तो y कितना आ गया? 4। समझ में आया? क्लियर हो गया सबको? सबको समझ में आ गया कैसे निकाली वैल्यू? सारे पार्ट आ गए। ठीक है, अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7th में हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD फाइंड आउट करना है 7th में। तो देखो पहला एलिमेंट इधर a माइनस बी, इधर -1 है, तो a माइनस बी इक्वल टू माइनस का 1। यहां 2a माइनस बी बराबर 0 है तो 2a माइनस बी बराबर 0 लिख लो। ठीक है, ये 2a प्लस सी इक्वल टू 5 है, 2a प्लस सी इधर कितना है? 5। 3c प्लस डी, 3c प्लस डी है 13 के बराबर। सारी चीजें हमने लिख ली जो दे रखी थी इस क्वेश्चन में। अब पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 10th क्लास में तो पढ़ा ही है ना। अगर दोनों माइनस है तो सबस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा। a माइनस का 2a माइनस का a और ये माइनस का 1, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो a कितना आ गया? a तो 1 आ गया। अब a माइनस बी हमारा था -1 के बराबर, पहली कंडीशन। तो अगर a को पुट कर दें तो b मिल जाएगा। तो 1 माइनस का b बराबर -1,
माइनस बी इक्वल टू -1, ये +1 उधर गया, तो माइनस बी इक्वल टू -2, बी कितना आ जाएगा 2 के बराबर। तो ए 1 हो गया और बी 2 हो गया, ए 1 हो गया और बी 2 हो गया। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर ए 1 है और बी 2 है तो ए के लिए 1 इधर रख दो, सी मिल जाएगा। तो 2 + सी इक्वल टू 5, सी आ जाएगा 5 - 2, यानी सी के लिए आ जाएगी 3। अब देखो सी 3 है तो सी को यहाँ 3 रख दो, डी निकल आएगा। तो 3 × 3 प्लस का डी इक्वल टू 13, तो 9 + डी इक्वल टू 13। तो डी क्या आ जाएगा 13 माइनस का 9, तो डी क्या आ जाएगा 13 - 9 से 4 आ जाएगा। तो डी के लिए कितनी आ गई 4। तो A1 B2 C3 D4, इस तरीके से हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी है। क्लियर सबको, समझ में आ गया? लाइक नहीं करा कर दो ठीक है। चलो अब देखो 8th क्वेश्चन में क्या लिखा है। बोला एक मैट्रिक्स है AIJ M × N, ऐसा लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। और बोला ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो M और N में क्या कंडीशन होगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या सीखा था, जिसका रो और कॉलम बराबर हो उसको ही तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी पार्ट। अब इसके बाद देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल। यानी ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में जो कॉमा लगा हुआ है, फाइनली ये दोनों क्या है, इक्वल है। वो कंफ्यूज करने के लिए कॉमा लगाया, फिर उधर लिख दिया इक्वल है। तो फाइनली वो पहले जैसे ही क्वेश्चन है कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, एक्स वाई बता दो, ठीक है। तो चलो एक्स वाई निकालते हैं। तो भाई अगर मैं इस वाले को पहले वाले से कंपेयर करूं तो 3x + 7 = 0, तो 3x = -7, तो x कितना आ जाएगा -7/3। चलो y निकालते हैं, तो y इधर 5 है, मतलब इधर 5 है, इधर है y - 2, तो y के लिए तो 7 आ जाएगी। इधर से निकालते हैं तो y + 1 = 8 है, तो y यहां से भी 7 ही आ रहा है। अब जल्दबाजी में हो सकता है किसी को लग रहा कोई ऑप्शन आ गया है, लेकिन अभी ध्यान से और करते हैं। अगर मैं इस वाले को इसके बराबर कर दूं तो क्या आएगा, x की वैल्यू देखना, इसको इधर भेजा, तो क्या x की वैल्यू -2/3 आ जाएगी। अब आप कहोगे सर एक ये आ गई और एक ये आ गई, कौन सा सही है। देखो अगर एक बात आओ, अगर कोई तुमसे बोलता है कोई क्वेश्चन में सॉल्व करो, तो सॉल्व करने का बेसिक मतलब क्या होता है कि x की वो वैल्यू जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, समझ, सेटिस्फाई करे। देखो आने के बाद भी हम चेक करना पड़ता है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब देख लेते हैं, -7/3 क्या इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई से मतलब कि अगर मैं -7/3 इस एलिमेंट में रखूं तो क्या वो 4 के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो ये आंसर सही हो जाएगा, नहीं आ रहा होगा तो नहीं होगा। तो चलो करते हैं वेरीफाई। तो हम 2 - 3x सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम x की वैल्यू -7/3 पुट करेंगे। 3 से 3 कट गया, 2 + 7 हो जाएगा 9, नहीं आ रहा है। ये तो 4 था, ये 9 आ रहा है, तो भैया ये केस नहीं हो सकता है। अब ये -2/3 को देखो, -2/3 नो डाउट इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसी से तो हमने निकाला है ये वाली वैल्यू। अब ये देखते हैं क्या ये वाली वैल्यू जो हमारी है, क्या वो इस वाले को सेटिस्फाई कर रहा है। देख लेते हैं 3x + 7 में पुट करके, तो 3 × -2/3 + 7, -2 + 7 5 आ रहा है, और यहाँ क्या है 0, तो यानी x की कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड होगा इसका आंसर। जल्दबाजी में गलत हो जाता है, समझ में आया। इसका आंसर क्या है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो लास्ट है इस एक्सरसाइज का, और आज हम लोग इस एक्सरसाइज को कवर कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड एक्सरसाइज को कवर करेंगे। लेकिन ये वीडियो बहुत दिनों बाद आप देख रहे हो, तो इसकी ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। आप चैनल पे देख लेना प्लेलिस्ट, तो आपको पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा। चलिए इसमें क्या है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3, ईच एंट्री 0 और 1। देखो अगर हमें 3 × 3 की मैट्रिक्स बनानी है, कितने एलिमेंट होंगे, 9 होंगे। इस तरीके से कितने एलिमेंट होंगे, 9 होंगे ना, 3 इधर 3 इधर 3 इधर। तो अगर मैं बोलूं हर एंट्री में या तो 0 आएगा या 1 आएगा, यानी कितनी पॉसिबल वे हैं,
यानी पहले एलिमेंट को फिल करने के नंबर ऑफ वे कितने हैं? 2 हैं। दूसरे को भी फिल करने के नंबर ऑफ वे 2 हैं, क्योंकि 0 या फिर 1। फिर यहाँ पे भी 2, 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 यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। याद है कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन में करते थे, एक बॉक्स बनाते थे, कोई बोलता था 3 डिजिट नंबर बताओ, ये डिजिट से तुम बताते थे कि अच्छा इस प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ वे 5, इसके 4, इसके 3, टोटल नंबर ऑफ वे सबको मल्टीप्लाई करते। याद आया कुछ याद आ रहा है? ऐसे करते थे। तो वैसे ही अगर हर प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ वे 2 हैं तो 9 बार मल्टीप्लाई कर दो 2 को, कितने हो गए? 3, 6, 9। तो 2 की पावर 9 हो गया, यानी 512, यानी डी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से आई होप ये सिंपल लगी होगी एक्सरसाइज, ठीक है। अगर किसी को हार्ड लगी तो बुरा मत मानना, ठीक है। चलिए आई होप आपको क्वेश्चंस फिलहाल समझ में आए हो, चाहे सिंपल हो चाहे हार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।